हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी बीकॉम सेकेंड ईयर की वीडियो का फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, वैसे तो मैंने टोटल 5 पार्ट ऑलरेडी डाल रखे हैं, बट फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं। तो अगर क्वेश्चन के आंसर्स की बात की जाए तो ये फिफ्थ वीडियो है जिसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगी जो एग्जामिनेशन में 12 से 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और कभी कभी तो ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में 2 पार्ट में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये वीडियो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी बाकी वीडियोस भी देख लीजिए, क्योंकि आप मैं जो वीडियोस या जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आपको, वो आपके एग्जामिनेशन में श्योरिटी है कि आएंगे ही आएंगे। और अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हम अपनी वीडियो का पार्ट शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट को, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा, अगर आपने मेरा कुछ वीडियोस देखी होगी नेशनल इनकम की, ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स में मैंने ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में वहाँ समझाया। और वैसे भी क्योंकि ट्वेल्थ एग्जामिनेशन आप लोग पास कर चुके हैं तो आपको इतना तो जनरली नॉलेज है कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम या जीडीपी की बात की जाए तो एक कंट्री में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं उसे हम कहते हैं कंट्री का जीडीपी। ठीक है, या कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारी इकॉनमी के डिफरेंट सेक्टर्स क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। हमारी इकॉनमी के डिफरेंट सेक्टर उस चीज़ को, उस गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। अब अगर डिमांड की बात की जाए तो किसी भी चीज़ को खरीदने की विलिंगनेस, जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आप लोगों ने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, तो डिमांड का मतलब होता है चीज़ों को खरीदने की विलिंगनेस और एबिलिटी होना। तो यहाँ भी वही चीज़ है, बट यहाँ हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो हम कहते थे एक कंज्यूमर जितनी भी क्वांटिटी किसी गुड्स की खरीदना चाहता है और प्लस वो विलिंग है और एबल भी है, तो जितनी क्वांटिटी वो खरीदना चाहता है वो उसकी डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, वहाँ एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि हमारी इकॉनमी में सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं खरीदने वाला है, हमारी इकॉनमी में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जो चीज़ों को डिमांड करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हमारी इकॉनमी की, जैसे इंडिया की इकॉनमी में जैसे 4 सेक्टर है, हर इकॉनमी में डिफरेंट सेक्टर होते हैं। तो मेजरली जो सेक्टर होते हैं वो 4 होते हैं। किसी इकॉनमी में 2-3 सेक्टर भी होते हैं, और कभी बहुत पहले क्या होता था, इकॉनमी में केवल 2 ही सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाती थी। तो मैं क्या बोल रही हूँ, इकॉनमी में जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे सेक्टर मिलकर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई इतने अमाउंट का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम क्या करेंगे, खरीद लेंगे। तो जितने अमाउंट का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की प्लानिंग चल रही है वो अमाउंट क्या कहलाता है कि ये हमारी कंट्री के सभी लोग मिलकर खरीदना चाहते हैं, मतलब वो क्या कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड। जैसे अगर बात की जाए इंडिया की इकॉनमी में, तो इंडिया की इकॉनमी में टोटल 4 सेक्टर हैं। पहला सेक्टर है कंज्यूमर सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम कहते हैं हाउस होल्ड, जिसमें मैं आप जैसे लोग आते हैं। अभी तो मैं प्रोड्यूसर सेक्टर में हूँ, लेकिन आप अपने आप को क्या कह सकते हैं, कंज्यूमर सेक्टर में। इसके बाद दूसरे सेक्टर में आते हैं सारे प्रोड्यूसर्स, सेलर्स जो हैं वो। तीसरे सेक्टर में आता है गवर्नमेंट, और चौथे सेक्टर में आता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब अब्रॉड, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारी इकॉनमी में 4 सेक्टर हैं। 4 सेक्टर मतलब चारों सेक्टर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की प्लानिंग करते हैं। तो चारों सेक्टर मिलके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंज्यूमर सेक्टर ने फाइनल गुड्स 100 करोड़ की गुड्स को खरीदने की प्लानिंग करी, प्रोड्यूसर्स ने फॉर एग्जांपल 200 करोड़ की गुड्स को खरीदने की प्लानिंग करी। ठीक है, एग्जाम्पल है ये सिर्फ। गवर्नमेंट ने 250 करोड़ के गुड्स खरीदने की प्लानिंग करी, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो डिमांड आई वो 100 करोड़ की थी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि हमारी कंट्री में मिलके सारे सेक्टर मिलके कितने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की प्लानिंग, खरीदना नहीं होता, अब खरीदने की प्लानिंग करी, तो 100 और 200 300 400 और ये 650 करोड़। तो 650 करोड़ क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का अगर डेफिनेशन दिया जाए तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, 650 करोड़ क्या है भाई, इट इज़ द वैल्यू ऑफ, किस चीज़ का वैल्यू भाई, फाइनल गुड्स एंड
सर्विसेज, इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, which all the sector of the economy are planning कर रहे हैं, खरीदा नहीं, खरीद लेंगे, planning to buy, ठीक है। अच्छा, बाय करने की प्लानिंग है तो जैसे वहाँ एबिलिटी आ जाती थी कि एबिलिटी होनी चाहिए, प्लानिंग करना नहीं सिर्फ, एबिलिटी भी होनी चाहिए, तो प्लानिंग टू बाय इसका मतलब इनके पास इनकम है, प्लानिंग टू बाय एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। और कब, हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम में, कि कब की एग्रीगेट डिमांड है, इस साल की है, 1 महीने की, 2 महीने की, तो लिखेंगे एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर हैं, हर एक इकोनॉमी में जितने सेक्टर होंगे उतने सेक्टर की एग्रीगेट डिमांड जुड़ेगी। तो इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर मिलके जितना एक तरीके से खर्चा करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, खरीदने की प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि इतना खर्चा करने की प्लानिंग हो रही है। तो कई लोग एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, आपकी बुक में आप लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट खर्चा होता है, इट इज़ द एग्रीगेट खर्चा, किस चीज़ पर खर्चा होता है, ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या करना चाहते हैं भाई, खर्चे, ये वैल्यू होती है जिसे हमारी इकोनॉमी के सभी सेक्टर मिलके बाय करना चाहते हैं अपने दिए हुए डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के ये जो कंपोनेंट है ये बदलते रहते हैं। एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है, जैसे मैंने बोला ना, एग्रीगेट डिमांड में 4 सेक्टर की डिमांड शामिल होती है, लेकिन अगर इकोनॉमी 2 सेक्टर है, एक इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर है, तो एग्रीगेट डिमांड के कितने फैक्टर होंगे, 2, कितने कंपोनेंट होंगे, 2। अगर किसी इकोनॉमी में 3 सेक्टर है तो फिर एग्रीगेट डिमांड में कितने लोगों की डिमांड जुड़ेगी, 3 लोगों की। और अगर इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी जैसे 4 सेक्टर है, तो अगर हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर है तो हमारी इकोनॉमी में डिमांड करने वाले भी कितने लोग होंगे, 4। तो 4 डिमांड निकालनी है तो चारों की डिमांड जोड़ेंगे। जिस इकोनॉमी में 3 सेक्टर है तो 3 लोगों की डिमांड एग्रीगेट डिमांड के टोटल में आएगी, और जिसमें 2 सेक्टर है वहाँ 2 लोगों की। अच्छा, जिस इकोनॉमी में 2 सेक्टर होते हैं, जनरली वो 2 सेक्टर होते हैं कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर करता है कंजप्शन एंड प्रोड्यूसर करता है इन्वेस्टमेंट। आप सबको पता है कि फाइनल गुड्स कहते किसे हैं, जो कंजप्शन के लिए खरीदी जाए, या फिर प्रोड्यूसर किस लिए खरीदता है, इन्वेस्टमेंट के लिए। आप नेशनल इनकम के कंसेप्ट में ये बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि फाइनल गुड्स किसे कहते हैं, जिसे या तो कंजप्शन के लिए खरीदा जाता है, कौन खरीदता है, हाउस होल्ड। और अगर प्रोड्यूसर भी फाइनल गुड्स खरीदता है, लेकिन प्रोड्यूसर वो फाइनल गुड्स किस लिए खरीदता है, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर इकोनॉमी में कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है, 2 ही लोग हैं, तो भाई फाइनल गुड्स कंज्यूमर किस लिए खरीदता है, कंजप्शन के लिए, और प्रोड्यूसर किस लिए खरीदता है, इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, 3 सेक्टर में कौन तीसरा आ जाता है, कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्लस गवर्नमेंट आ जाती है। तो यानी कि हमारे एग्रीगेट डिमांड में कंज्यूमर ने जितनी कंजप्शन के लिए डिमांड करी, प्रोड्यूसर ने जो इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड करी, दोनों फाइनल गुड्स है। और गवर्नमेंट भी चीज़ों को खरीदती है जो गवर्नमेंट के लिए फाइनल होते हैं। देखिए, गवर्नमेंट की कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए सब कुछ करती है। तो गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए कंजप्शन डिमांड भी करती है और सोसाइटी के लिए ही इन्वेस्टमेंट डिमांड। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ, मिड डे मील, जो आप मिड डे मील स्कूलों में जो आ रहा है उसके लिए जो राशन है वो गवर्नमेंट खरीद रही है, तो गवर्नमेंट वो तुम्हारे कंजप्शन के लिए खरीद रही है, तो वो गवर्नमेंट की कंजप्शन डिमांड में। गवर्नमेंट ने हाईवे बनवाया तो गवर्नमेंट ने हाईवे बनवाया, या गवर्नमेंट ने स्कूल्स खुलवाए, डिस्पेंसरीज खुलवा दी, तो ये सारी गवर्नमेंट की डिमांड है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट डिमांड है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड 3 सेक्टर में क्या क्या जुड़ेगा, C+I+G। अच्छा, 4 सेक्टर में चौथा सेक्टर याद रखिएगा, एग्रीगेट डिमांड में यहाँ कंज्यूमर भी होंगे, प्रोड्यूसर्स भी होंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड करेंगे, और गवर्नमेंट भी होगी। कभी कभी क्या, अब तो जैसे कि हम ग्लोबलाइजेशन में काम कर रहे हैं, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी पॉलिसीज़ आने के बाद लोग बाहर से भी एक दूसरे से डील करते हैं, तो हमारा जो गुड्स एंड सर्विस फाइनल बनता है वो बाहर वाले लोग भी हमसे एक्सपोर्ट करके लेके जाते हैं। तो बाहर वालों की डिमांड को हम क्या कहते हैं,
हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की डिमांड, जिसको हम निकालते कहते हैं कैसे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी हमें नेट डिमांड लेनी है उनकी, नेट डिमांड। एक्सपोर्ट मतलब हमने कितना उन्होंने हमसे कितनी डिमांड करी हमारी फाइनल गुड्स की, इसी तरीके से हम उनसे कितना डिमांड कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि नेट उन्होंने हमसे कितना डिमांड करा। क्लियर है? तो एग्रीगेट डिमांड फोर्थ सेक्टर में कैसे कैसे निकलता है, C+I+G+X-M। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या सीखना है, ढंग से सुनेगा, आपको कंजप्शन के बारे में डिटेल लेनी है। यहाँ तीनों में कंजप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते समय। बात करते हैं कंजप्शन। चलिए, कंजप्शन क्या होता है? तो इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड है, इकोनॉमी में वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज को जब वो परचेज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंजप्शन डिमांड। कंजप्शन डिमांड, हम कंजप्शन डिमांड को निकालने के लिए, कंजप्शन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बोलते हैं लोग, यूज़ होता है, बट मैं फॉर्मूला नहीं बोल रही हूँ, उसे नॉर्मली कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। देखिए, एक कंज्यूमर है, इस एग्जाम्पल को समझिए, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे इस फंक्शन को या इस इक्वेशन को जो मैं अभी बताने वाली हूँ। एक कंज्यूमर है मिस्टर बी, ये क्या कर रहे हैं, इनके पास, इन्होंने एक जॉब ज्वाइन की, ठीक है, एक जॉब ज्वाइन की। अब जॉब ज्वाइन करने के वक्त, तो जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो सैलरी तो आपको एडवांस में मिलेगी नहीं, आप पहले काम करेंगे, देन आफ्टर आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन इनके पास जॉब ज्वाइन करने के 1 महीने बाद इनको सैलरी मिलेगी। अब ये पूरे महीने कंजप्शन तो करना नहीं छोड़ेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि भाई जब सैलरी मिलेगी तभी खाऊंगा, काम करने लायक ही नहीं बचेंगे ये, तो ये पूरे महीने अपना कंजप्शन जारी रहेंगे। बट इनके पास पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे ये अपने पड़ोसियों से या फिर अपनी पास्ट सेविंग्स को यूज़ करेंगे और पूरे महीने उस सेविंग या पड़ोसियों से मांगे गए पैसे से अपना कंजप्शन जारी रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? से इन्होंने महीने की शुरुआत से इनके पास टोटल फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ थे जो इन्होंने सेव करके रखे थे, तो इसको यूज़ किया, इस पूरे महीने इन्होंने इस पैसे से काम चलाया और जो कम वम हुए इन्होंने उधार लिया, टोटल इन्होंने 200 रुपये ख़त्म करे इस महीने में। अब इनकी सैलरी इनके हाथों में आई 20,000, ठीक है, और इस 20,000 से इन्होंने अपना राशन भरवाया, जो भी है, फॉर एग्जांपल सारा खर्चा मिला के इन्होंने 2500 का और कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से सुनेगा, अगर मैं कैलकुलेट करने को बोलूँ कि भाई बताओ इसने इस महीने में टोटल कितना खर्चा किया, तो आप क्या बोलेंगे, कंजप्शन कितना किया, 2000 जब पैसा नहीं था तो खाए, प्लस जब पैसा आया तो उसमें से कितने खा लिए, 2500, तो टोटल कंजप्शन कितना हो गया, 4500। क्लियर है? ये 4500 कैसे आया, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये जो कंजप्शन है इसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो कंजप्शन है इसका इनकम से ही लेना देना है, क्योंकि ये इनकम से ही आई है। तो जिस कंजप्शन का इनकम से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे इनकम हो या ना हो, इनकम पे डिपेंड ही नहीं करता वो कंजप्शन, यानी इंडिपेंडेंट हो गया। और इंडिपेंडेंट को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं ऑटोनॉमस। क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस। तो ये कंजप्शन जो है ना, कंजप्शन के 2 पार्ट हो गए इसका मतलब, एक कंजप्शन विच इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम और एक कंजप्शन विच इज़ डिपेंड ऑन इनकम। तो जो कंजप्शन इंडिपेंडेंट होता है उसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन, जिसका सिंबल होता है C बार। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा अगर आपने 12th थोड़ी ढंग से पढ़ी है। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन। और जिस कंजप्शन का इनकम से कोई इनकम से ही लेना देना होता है, इनकम में से ही आया है। अच्छा, मैं ना इसको एग्जाम्पल में 10,000 कर देती हूँ, इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। मैं यही दूसरा कंसेप्ट भी समझा दूंगी आपको। तो टोटल कंजप्शन कितना हो गया, 12,000। अब जिस कंजप्शन का इनकम से लेना देना होता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड कंजप्शन। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब होता है निर्भर, इनकम पे जो निर्भर है, प्रेरित है। ठीक है, अच्छा, इंड्यूस्ड कंजप्शन कैसे निकला होगा अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो देखिए, 20,000 की इनकम, वाई से डिनोट करते हैं इनकम को हम लोग, उसमें से 10,000 रुपये खर्च हो गया, यानी इनकम का 50% कंज्यूम हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन कंजप्शन, ये वाला जो इंड्यूस कंजप्शन है ये क्या है, 50% ऑफ इनकम। 50% का मतलब 0.5 वाई। ठीक है, क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए ढंग से सुनिएगा, कंजप्शन का इक्वेशन कैसे बनता है। पहले जब पैसा नहीं था तो कितना खाया, फिर इसके बाद जब पैसा आया, इस 0.5 ये जो परसेंटेज होती है ना, इसे हम बी वर्ड से डिनोट करते हैं। बी का मतलब होता है कि आपकी इनकम का जो इनकम आई उसका मार्जिनली आपने कितना कंज्यूम, परसेंटेज ऑफ
परसेंटेज ऑफ इनकम विच इज़ कंज्यूम्ड, तो परसेंटेज ऑफ इनकम विच इज़ कंज्यूम्ड, परसेंटेज ऑफ इनकम विच इज़ कंज्यूम्ड और मार्जिनली वर्ड, यानी कि आपकी जब इनकम बढ़ी, MPC बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि बढ़ी हुई इनकम का कितना मार्जिन आपने खाया। क्लियर है? तो हम इसे B से डिनोट करते हैं। तो जब पैसा नहीं था तो कितना खाया, उसके बाद जब पैसा आया तो उसका कितना परसेंटेज खाया। तो ये इक्वेशन है C + BY। क्लियर है? तो ये हमारा कंजप्शन का फंक्शन है। अगली क्लास में मैं आपको 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल, जो 20 मार्क्स कभी 15 मार्क्स कभी 10 मार्क्स का आता है, मैं वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए इसके बाद, और इस वीडियो को आप ढंग से प्रिपेयर करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपको वो न्यूमेरिकल सिखाऊंगी। ठीक है? थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।